ये इसमें भी मैं चाहूँगा ये भी फैसला इस हवाले से आप बड़ा सेंसिटिवली, मैं आपकी स्टेटमेंट्स भी देखता रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देखता रहा हूँ, और आज ये इजाज़ुल हसन साहब की सरबराही में ये 5 रुकनी बेंच का फैसला आया। हाउ डू यू लुक एट इट, और क्या इसमें रिव्यू में जाके कोई रिलीफ भी मिल सकता है? इसका क्या फॉल आउट होती नज़र आती है जनाब इत्तेज़ाज़ हसन साहब? पहली तो बात यह है कि अब रिव्यू नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट करेगी तो अपील करेगी, क्योंकि अब अपील ये जो फैसला 184(3) के तहत के फैसले के पर अपील हो सकती है, वो जो कानून नया आया है। नहीं तो अपील नया बेंच सुनेगा, यही बेंच सुनेगा? नहीं, नया बेंच 7 मेंबर, इससे बड़ा बेंच। 5 से तो उसमें कम से कम 6 या 7 होंगे। जी ठीक है। दीगर जज साहबान, और दीगर जज साहबान में से मुझे कोई एक भी नहीं नजर आता जो फौजी अदालतों के हक में हो। काजी फैद ईसा ने तो खुद, अब उनको बैठना पड़ेगा। काजी फैद ईसा की तो 2015 की जो जजमेंट है रावलपिंडी बार एसोसिएशन के केस में, उन्होंने कहा फौजी अदालत लग ही नहीं सकती पाकिस्तान में, और आइन की तरमीम के बाद भी नहीं लग सकती। तो वो तो बहुत आगे हैं। बाकी सर ने भी कहा कि आइन की तरमीम की वजह से फौजी अदालत लगी है, अगर आइन में तरमीम ना होती तो फौजी अदालत नहीं लग सकती थी। वो बाकी जज साहब, तो जज साहबान इसमें बड़े क्लियर हैं, अपील में भी कुछ नहीं मिलना। ये बहुत बड़ा फैसला हुआ, बहुत बड़ा फैसला हुआ। जिस तरह के फोन आ रहे हैं ये और पैगाम आ रहे हैं, लोग बड़े इस पे एंथुजियास्टिक हुए। इसने कुछ दीवारें तोड़ दी और लोगों को एक हौसला मिला है कि अदलिया हमारे पीछे खड़ी है। और कल इंशाल्लाह एक और पिटीशन करेंगे और वो आपको फिर इतला देंगे उसकी। वो किस हवाले से है अभी, यानी मुनासिब समझेंगे बताना, अपील किस सिलसिले में? वो ये गुमशुदा लोगों के। अच्छा मिसिंग लोग। अच्छा ये अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट केस है इन कैमरा जिसमें हो रहा है, जिस पे बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई ये इन कैमरा नहीं होना चाहिए, हम रिपोर्ट भी नहीं कर सकते, हमें अंदर का पता भी नहीं चलता। साइफर केस जो आपका नुक्ता नज़र तो उसमें बड़ा वाजे है, लेकिन अगर उनको सजा होती है तो आपको क्या लगता है वो स्टैंड करेगी आगे चल के? नहीं, सजा तो स्टैंड कर ही नहीं सकती। काजी साहब इसमें एक चीज याद रखें, एक चीज ही वो इसमें ये साइफर तो है ही नहीं, ये तो केस ही नहीं है। एक प्राइम मिनिस्टर को आप जो उसके फराइज में काम करने का उसकी स्वाबदीद में है, और वैसे भी दुरुस्त है, वैसे भी दुरुस्त है। अगर प्राइम मिनिस्टर को धमकी मिले, और ये मुझे मानते हैं कि धमकी मिली है, उसकी वजह से इन्होंने अमेरिका से प्रोटेस्ट किया, डिमार्च किया। अब अगर मानते हैं कि धमकी मिली है अमेरिका से, और उन्होंने कहा कि कल के नो कॉन्फिडेंस मोशन में हटा दो इसको वजीर आजम अपने को, तो वजीर आजम के पास और क्या रास्ता है उससे कि वो अब जाए और कौम को सारी को ले एतमाद में ले। और साइफर अगर सीक्रेट डॉक्यूमेंट है तो सीक्रेट डॉक्यूमेंट को अफशा करने का इख्तियार ही प्राइम मिनिस्टर के पास है। फेडरल मिनिस्टर ने भी करना हो तो वो विद द परमिशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कर सकता है। अब उसने जुर्म ही नहीं किया। एक देखे ना, मुझे ये इख्तियार हो कि मैं अपने घर से गेट के बाहर चला जाऊं और मैं बाहर निकलता हूं तो वो कहते हैं तुमने जुर्म किया। वो जुर्म ही नहीं है। अगर जुर्म वो सिरे से जुर्म ही नहीं है तो क्या करेगा वो आजम खान सुल्तानी गवाह बन के, या वो दूसरा असद मजीद जो एम्बेसडर है वो यही कहेगा ना कि ये साइफर प्राइम मिनिस्टर ने अपने पास रख लिया। वो कहेगा कॉपी इसके पास रही, इधर रही उधर रही। वो असद मुनीर कहेगा कि जी मुझे धमकी नहीं मिली। वो साइफर में तो कह बैठा है कि धमकी मिली। पर असल बात है कि साइफर को रिटेन करने का जुर्म है। अब रिटेन करना जुर्म नहीं था जब इमरान खान पे साइफर का केस चलाया, उस वक्त नहीं था जुर्म।
जब ये जून तो अब अगस्त में बना है, वो मार्च अप्रैल 2022 की बात है, तो ये केस ही नहीं बनता। ये तो आप अच्छा इंतजार साहब, आप जैसे फरमा रहे हैं और दीगर आईनी माहिरीन भी ऐसे ही फरमाते हैं, लेकिन बार बार इमरान खान साहब को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाती है, वहाँ सुनवाई नहीं होती। वो कहते हैं ट्रायल रोके, जेल में वो मुनासिब नहीं है, ओपन ट्रायल किया जाए, लेकिन उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं होती। वो भी एक्स प्राइम मिनिस्टर है। दूसरी तरफ आपने परसों देखा होगा मोहतरम नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए, वो सजा याफ्ता भी थे और इश्तिहारी भी थे, लेकिन उन्हें सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया। FIA भी वहां गई, नादरा भी गई और PM से ज्यादा बादशाह का प्रोटोकॉल दिया गया। क्या इस मुल्क में इस वक्त 2 कानून है? IG DIG ने उसको सल्यूट मारा है, और कोई जेल से भागा हुआ हो उसको अगर आप फैसिलिटेट करते हैं या उसको हार्बर करते हैं, सेक्शन 216 के तहत उसको 7 साल की सजा हो सकती है, और इनको होनी चाहिए, इनको सजा होनी चाहिए जिन्होंने उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया है। वरना हर शहरी का ये फर्ज है कि वो अगर कोई कैदी भागा हुआ हो, जेल से बाहर हो, उसको वो गिरफ्तार करे या गिरफ्तार करने में मुआवनत करे। ये तो अफसर सारे इन पे 216 लगती है। तो इस हवाले से हम कह सकते हैं कि आइंदा अगर ये कोई और हुकूमत, जिस तरह आपने पहले पिछली स्टोरी के हवाले से कहा, तो कैन दीज केसेस बी टेकन अप इफ इट इज़ अ क्राइम, जिस तरह आप कह रहे हैं हुआ है? आपके जो हाई कमिश्नर है लंदन, उससे शुरू होके पाकिस्तानी जो जहाँ भी हो मुल्क से बाहर भी कोई जुर्म करे या पाकिस्तानी कवानीन की खिलाफ वर्जी करे, हो बरतानिया में या फ्रांस में, वो उस पर अगर पाकिस्तानी है तो शहरी है तो उसको उस पर मुकदमा चल सकता है। और इन पे चलना चाहिए। इत्तज़ार साहब, एक तो जो एम्बेसडर है फैसल साहब, उन्होंने किया, और जिन अफसरान ने इन्हें इधर फैसिलिटेट किया, नादरा पहुंचा, FIA पहुंचा, इमिग्रेशन ऐसे हुआ जैसे उनके मतहत था। क्या इनके खिलाफ कोई गैर कानूनी कार्रवाई हो सकती है कि एक मुलज़म इश्तिहारी हो, सजा याफ्ता, उसे पकड़ने की बजाय उसे सहूलत कारी मुहैया की जाए बादिउल नज़र में या मुबैना तौर पर? नहीं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, गैर कानूनी नहीं होगी। वो बिल्कुल कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इनको हथकड़ियां लग सकती है और लगनी चाहिए। कोई आ गया ऐसा तो कर दिखाएगा। अच्छा इत्तज़ार साहब, फाइद ईसा साहब हमेशा आइन की बात करते हैं, तो क्या वो इस पे सो मोटो ले सकते हैं कि एक इश्तिहारी शख्स, उन्होंने फैजाबाद पे भी लिया और देखेगा पूरी दुनिया उन्हें एक बादशाह की तरह कल दिखा रही थी परसों, और पूरी वफाकी और सरकारी निगरान हुकूमत ले सकते हैं। आपके ख्याल में लेना चाहिए कि नहीं? आप क्योंकि माशाल्लाह आपसे ज्यादा तो एक्सपीरियंस, तजर्बा शायद ही किसी का हो। नहीं, लेना चाहिए। सबको तलब कर लेना चाहिए, चीजें सबको तलब कर ले। आप भी बताओ। एम्बेसडर हाई कमिश्नर से शुरू करें। तो ये फिर जो एक्सेप्शंस और ये जो न्यू, क्या मैं कहूँ, उन्हें ट्रेडिशन भी नहीं कह सकते, कन्वेंशन भी नहीं कह सकते, इससे क्या कहेंगे? इट इज़ डायरेक्टली रन्स काउंटर टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लीगल प्रैक्टिसेस। तो इस पे बड़ा अजीब एक हम कन्फ्यूजन सा है। ये किस तरह का सिलसिला है? ये मुल्क के लिए इसके क्या असरात होंगे? और जो बाकी के केसेस हैं उसमें ये हम प्रेसिडेंट के तौर पर इस्तेमाल फिर कर सकते हैं अगर इसे हमने लीगल मान लिया है या करार दे दिया है? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और लेकिन ये है कि अब ये तो संसद बेआईन होगी। आइन की तो आप बात ही ना करा करें। मेरा जैसा कोई एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं पता था, ये एक्सपर्टीज ही नहीं है ये कि ये काम हो सकता है कि इलेक्शन 90 दिन से आगे जा सकते हैं, निगरान 90 दिन से आगे हुक्मरानी कर सकते हैं। क्या कुछ हुआ है जो कि हो ही नहीं सकता था हमारी निगाहों में? हमें कोई, मेरा ख्याल है, आंखों की खराबी हो गई है।
जो आइन का हमें पता ही नहीं है, आइन को तो कुछ सोचते ही नहीं, समझते ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है 14 मई को कराओ इलेक्शन, ये करते ही नहीं है। ये सिर्फ फौजी अदालतों वाला ठीक है, उन्होंने डिलेजिटिमाइज कर दिया। अब मेरा नहीं ख्याल ये फौजी अदालत कोई बैठ सकती है। अच्छा एतजाज साहब, एक और सवाल, दूसरा सवाल है कि 90 दिन में इलेक्शन, आज वादियुल नज़र में ऐसा लग रहा था कि कोई जल्द फैसला होगा, लेकिन बजाय इलेक्शन कमीशन से पूछने के जाते हुए पीडीएम की हुकूमत दे गई कि सदर की बजाय इलेक्शन कमीशन तारीख देगा। तो गालबन जज साहब फरमाते हैं क्या हम सदर को पूछे कि आपने तारीख नहीं दी, नोटिस नहीं दिया, कि उन्हें इलेक्शन कमीशन को पूछना चाहिए कि आप 90 दिन में इलेक्शन को यकीनी क्यों नहीं बनाया आपने? सदर का इख्तियार है, वो लॉ गलत है जो इलेक्शन कमिश्नर को ये इख्तियार देता है एक्सक्लूसिव। वो आइन कहता है 48 आर्टिकल 48(5) में कि when the president dissolves the National Assembly, he shall give a date not later than 90 days to hold the elections. तो not later than 90 days ये भी नहीं कहता within 90 days। 48(5) कहता है not later than 90 days, यानी 91 दिन खत्म है, 91 दिन इलीगल है। बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज हसन साहब।